हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर से डाइट प्रवक्ता हूँ। सामाजिक अध्ययन प्रथम में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के संविधान यूनिट में संविधान सभा के गठन पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। और आज संविधान सभा के गठन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां अपना योगदान दी, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, जिसने अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। बच्चों, यह वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक कुल 6 वर्षों तक चला, जिसमें विश्व पटल पर तमाम तरह के बदलाव देखने को मिले। जैसे ब्रिटेन का सुपर पावर का दर्जा स्थानांतरित होकर यूएसए अमेरिका के पास चला गया, और भी कई महाशक्तियां इस युद्ध में उभर रही थीं, जिनके सपने भी बिखर गए। इन सब से भारत भी अछूता नहीं था, क्योंकि बिना भारतीयों की इच्छा के बगैर उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट इस युद्ध में झोंक चुकी थी। भारतीय राष्ट्रवादियों की स्वतंत्रता की लगातार मांग इसमें आग में घी का काम किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक तरफ औपनिवेशिक शासन पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विश्व समुदाय का भी दबाव भारत की आज़ादी के लिए भी पड़ने लगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने विश्व समुदाय के माथे पर चिंता की एक लकीर खींच दी थी, जिसके कारण उनका ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन जैसे देशों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा कि भारतीयों की मांग को और ज़्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल भारत की आज़ादी के कतई पक्षधर नहीं थे, किंतु विश्व समुदाय के दबाव के कारण यह दिखाने के लिए कि युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु भारत भेजा। इधर भारत की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। 30 मार्च 1942 को मिशन द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा तथा मुस्लिम लीग को इसे स्वीकार करने या न करने की आज़ादी होगी। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार पर होगा। इस प्रस्ताव ने देश को सांप्रदायिक आधार पर टुकड़ों में बांटने का द्वार खोल दिया था। इस प्रस्ताव को भारतीय नेतृत्व ने ठुकरा दिया, क्योंकि अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ नहीं चाहिए था। अतः वार्ता असफल रही। इसके पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और ब्रिटेन की स्थिति भी अब वैसी न रही जो इस युद्ध से पहले थी। साथ ही 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो चुकी थी तथा लेबर पार्टी, जो एक उदारवादी विचारधारा की पक्षपोषक थी, उसकी जीत हुई। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में उदारवादी विचारधारा वाली सरकार ब्रिटेन में बनी। एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके तुरंत बाद एक 3 सदस्यीय आयोग को भारत भेजा। यह आयोग कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया। अब बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे और इस बात को जानेंगे कि कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया इसे। तो क्योंकि यह तत्कालीन प्रधानमंत्री जो एटली थे, उनके कैबिनेट मंत्रियों की यह एक समिति थी
जो समिति बनाई गई थी वह कैबिनेट मंत्रियों की थी, जिसके कारण यह मिशन कैबिनेट मिशन कहलाया। ठीक है, अब जानेंगे कि इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सदस्य व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स थे और नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर, ये 2 सदस्य थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे इस मिशन के। अब इस मिशन ने 16 मई 1946 को एक तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। तो वो योजना क्या थी, उसमें उन्होंने क्या क्या दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लें। पहला था कि भारत का एक संघ होगा जो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। दूसरा था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों से मिलकर होगा, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। जैसे वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। उसमें डायरेक्ट जनता नहीं प्रतिभाग करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिखाते हुए वहाँ पे उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला है कि प्रत्येक प्रतिनिधि का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया जाएगा जो मान्यता प्राप्त समुदाय से होंगे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने जब इस तरह के प्रस्ताव दिए तो आगे चल करके संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा प्रस्तुत करते हैं और इसको समझने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो जब भारत से ब्रिटिशर्स जाने लगे और द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हो चुका था, तभी 1945 में उन्हें लगा कि अब भारत पर लंबे समय तक राज हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं था कि केवल भारत ने क्रांति करके उन्हें आज़ादी के लिए मजबूर किया था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश थे उनमें अब उतनी ताकत शेष नहीं बची थी कि वे औपनिवेशिक देशों पर बहुत लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। इसलिए उनकी समझ में आ चुका था कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक मिशन भारत भेजा जो कि कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। अब कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा, ठीक है, उसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में संपन्न हुए चुनाव के आधार पर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 यानी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आने थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि होने थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल होना था। अब यहाँ पे अभी हमने चर्चा की कि 292 ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, तो वो 11 प्रांत कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो 11 प्रांत थे उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था, भाग क, भाग ख, भाग ग। तो किस भाग में कौन से स्टेट को रखा गया था, किन राज्यों को रखा गया था, उसको जाने। ठीक है, भाग क में संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत वर्तमान का मध्य प्रदेश है, मुंबई जो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है, मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी है, बिहार एवं उड़ीसा को रखा गया। ठीक है, ये कुल 6 राज्य जो थे वो भाग क में रखे गए। भाग ख में पंजाब, सिंध तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को रखा गया, चूँकि उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये तब की स्थिति थी। और वर्तमान में जो सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है और पूर्वी पंजाब है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब बंटवारा हो गया तो ये उनमें चला गया। ठीक है, भाग ग में 2 स्टेट 2 राज्यों को रखा गया, असम तथा बंगाल को। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ रही होंगी, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं।
इस पे क्लियर तरीके से दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम चीफ कमिश्नरियों के बारे में। जो 4 चीफ कमिश्नरियाँ थीं वो कौन कौन सी थीं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इस टाइप के वो क्षेत्र थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो वो 4 क्षेत्र, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, उनको 4 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, ABCD, जिसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और हमें एक कोड वर्ड भी मिल जाएगा जिससे कि हम आसानी से उसको समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। A से अजमेर मारवाड़ क्षेत्र था। B से ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस समय भारत का बंटवारा ना होने के कारण वो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर भी शासन कर रही थी और संपूर्ण भारत था एक वो। वर्तमान में वो मिनरल वाटर में काफ़ी रिच है, काफ़ी धनी है वो। जैसे हमारा इस समय झारखंड है, मिनरल वाटर में काफ़ी रिच है। तो इस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान का ये एक स्टेट है बलूचिस्तान, जो मिनरल वाटर में काफ़ी धनी है। अगला है C, कुर्ग, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और D, दिल्ली था। तो कितने हो गए? 4 हो गए। पहला A, अजमेर मारवाड़, B, ब्रिटिश बलूचिस्तान, C, कुर्ग और D, दिल्ली था। ठीक है। इस चुनाव में सदस्यों का जो चयन किया गया वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। बच्चों, जैसे इस समय हम लोग 125 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी देश की जनसंख्या है, तो जो अभी आप 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था, तो उस समय जो ब्रिटिश भारत था उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। तो इसी आधार पर जो है जनसंख्या की आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था। ये बातें जहाँ तक हमें लगती हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और वर्तमान समय में भी जो चुनाव किए जाते हैं वो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय मुस्लिम, सिख एवं साधारण थे। प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसके लिए सीटों की संख्या हम देख लेते हैं। सामान्य को 213 दी गई थी, मुसलमानों को 79 सीटें दी गई थी तथा सिख जो पंजाब क्षेत्र से थे उनको 4 सीटें दी गई थी। ठीक है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि देशी रियासतों में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इस पूरी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व फ्रैंक एंथनी ने और पारसी समुदाय का नेतृत्व PH मोदी ने किया था। अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लें हम लोग। भारतीय संविधान का जनक इन्हें कहा गया है। तो संविधान सभा में अपना योगदान देने के लिए सबसे पहले अंबेडकर जी मुंबई की सीट से चुनाव लड़े, किंतु वो वहाँ से चुनाव हार गए। उसके बाद अंबेडकर जी ने पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग की सहायता से इस सीट को जीतने में सफल हुए। 1947 में देश की आज़ादी के साथ देश का विभाजन भी हो गया। विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उस समय पाकिस्तान में चला गया। अब जब देश का बंटवारा हो गया तो वह सीट पाकिस्तान में चली गई। सीट गई तो प्रतिनिधित्व गया। आज़ादी के तुरंत बाद ये घटना घटित हुई, जिससे अंबेडकर जी का प्रतिनिधित्व संविधान सभा से समाप्त हो गया। अब ये एक चिंता का विषय था। इस पे ध्यान दिया BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि संविधान सभा में यदि अंबेडकर जी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। तब जाकर राजेंद्र प्रसाद जी ने बम्बई के प्रधानमंत्री, उस समय BG खेर जी थे, उनसे बम्बई की पूना प्रेसिडेंसी की सीट खाली करवाई
खेर जी के कहने से वहाँ पे वो सीट खाली हुई और वहाँ के निर्वाचित मेंबर MR जयकर जी थे, उनसे वह सीट खाली कराई गई। खाली करा करके वहाँ पे एक चुनाव कराया गया, जिसके माध्यम से अंबेडकर जी को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। ठीक है, ये बात तो रही अंबेडकर जी के बारे में। अब संविधान सभा के लिए ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच में मुस्लिम लीग को, जो कि संविधान सभा में अपना योगदान दे रही थी, उसको अपनी स्थिति वहाँ पे कमज़ोर दिखाई दी, जिसके कारण वह संविधान सभा से अलग होने का निर्णय ले लिया। तो ये तो हुई संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया। अब अगले वीडियो में हम संविधान निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।